रब्बी शरहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू के नए सबक के साथ मैं हुमैरा ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बख़ैर आफ़ियत होंगे और अपनों के दरमियान महफूज होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमारे आज के उन्वान के बारे में हम तख्लीकी लिखाई करने जा रहे हैं। ये हफ़्ता हमारा तख्लीकी लिखाई का था। पहले हमने मज़मून जो कि आपने पहले सबक में पढ़ा और लिखा, उसके बाद तख्लीकी लिखाई ही से मुतल्लिक़ हमारे पास एक और मौजू मौजूद है। उन्वान मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। हमारा आज का उन्वान है मुकालमा नवीसी। यानी जिसे आप अंग्रेज़ी में डायलॉग राइटिंग कहते हैं। जी, यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि मुकालमा होता क्या है। ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ हम लिखने जा रहे हैं सबसे पहले हमें उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो मुकालमा क्या है? मुकालमा हमारी आपस की एक दूसरे से बात है। यानी दो लोग आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो वो मुकालमा कर रहे होते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो बातचीत होती है वो मुकालमा कहलाती है। अच्छा जी, आगे हमें मुकालमे की अक़साम बताई गई हैं। मुकालमा ज़बानी भी होता है और तहरीरी भी। यानी हम आपस में फ़र्ज़ करें कि क्लास में आप लोग मौजूद हैं, दो दोस्त हैं, जब वो क्लास में मौजूद हैं, एक दूसरे के सामने हैं, तो वो ज़बानी मुकालमा हुआ जब आप बातचीत कर रहे होते हैं। और तहरीरी मुकालमा वो जो आप क्लास में बैठकर लिखते हैं या जब आप लिखकर ये मुकालमा भेजेंगे, जो कि लिखाई के ज़ुमरे में आता है। इसी से एक दूसरे के जोहर व किरदार का पता चलता है और किसी किरदार की शख्सियत खुलकर सामने आती है। यही मुकालमात ड्रामा, नावल और अफ़साने की जान है। मयारी मुकालमा निगारी नावल, अफ़साना और फ़िल्म की कामयाबी और शोहरत की ज़ामिन। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपने कभी कोई नावल पढ़ा है, अंग्रेज़ी हो या उर्दू हो, या अगर आपने कोई कहानी पढ़ी है, तो यकीनन उसमें बहुत से ऐसे डायलॉग्स होंगे या बहुत से ऐसे मुकालमे होंगे जो आपको अब तक याद हैं। या फिर अगर हम किसी फ़िल्म की बात करें तो बहुत सी फ़िल्में ऐसी हैं कि जिनके जो मुकालमे हैं, जिनके डायलॉग बहुत मशहूर हो जाते हैं। तो ये इसीलिए कि वो मयारी होते हैं। जी, मुकालमे के बारे में जान चुकने के बाद कोई भी तख्लीकी लिखाई जब हम कुछ लिखने लगते हैं तो हर एक तख्लीकी लिखाई से मुतल्लिक़ हमारे पास कुछ उसूल व ज़वाबित होते हैं। उन उसूलों पर चलते हुए या उन उसूलों की कह लें कि पैरवी करते हुए, उन उसूलों के मुताबिक हम लोग कोई भी तख्लीकी लिखाई जो है वो लिखते हैं। अगर हम उन उसूलों को भुला देते हैं या उनके ख़िलाफ़ कहीं चले जाते हैं तो फिर ऐसा होता है कि या तो वो तहरीर गलत हो जाती है, या अगर हम अपने इम्तिहानात से मुतल्लिक़ बात करें तो जब हम उन उसूल व ज़वाबित के ख़िलाफ़ जाते हैं तो फिर उसमें नंबर कटने के चांसेस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मुकालमा लिखने के लिए कौन कौन से उसूल व ज़वाबित मौजूद हैं कि जिनको देखते हुए हम लोगों ने अपना मुकालमा मुकम्मल करना है। जी, यहाँ पर हमारे पास मुकालमे के लिए कुछ नकात मौजूद हैं, कुछ उसूल मौजूद हैं जिनको हमें जहन में रखना है। मुकालमा निगारी के लिए दर्ज-झेल नकात को जहन में रखें। सबसे पहले नंबर पर मुकालमे का आगाज़ बड़े फ़ितरी और बेसाख्ता अंदाज में करें। यानी बड़ा नेचुरल सा अंदाज़ होना चाहिए आपका जब भी आप किसी से गुफ्तगू शुरू करें। और छोटे छोटे जुमलों की शक्ल में जल्द ही अपनी गुफ्तगू का रुख दिए जाने वाले मौजू की तरफ मोड़ दें। यानी जो आपको मौजू दिया जाए, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल डायरेक्ट ही मौजू से मुतल्लिक़ बात शुरू कर देनी है। पहले दुआ सलाम भी होती है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर मुकालमे का आगाज़ आप सलाम से करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जिन अशख़ास का ज़िक्र हो रहा है मुकालमे के अंदर, या जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर मौजूद हैं। अगर तो वो एक ही जगह पर मौजूद हैं तो फिर तो हमें सलाम की हरगिज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो कहीं बाहर से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है दुआ सलाम होती है। अगले नंबर पर गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बात से बात ख़ुद ब खुद निकलती आए। एक ही बात बार बार दोहराने से गुरेज़ करें, क्योंकि इससे गुफ्तगू में फीकापन पैदा होता है। अगर आप एक जुमला लिख चुके हैं तो उसको आप रिपीट ना करें, उसे आप दोहराएं मत, क्योंकि एक ही बात जब हम बार बार करते हैं तो फिर पढ़ने वाला जो है वो आपकी गुफ्तगू से इतना मुतासिर नहीं होता, या आपकी जो गुफ्तगू है वो फीकी लगने लगती है। तो इसलिए बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बात इस तरह करें कि ख़ुद ब खुद अगली बात निकलती जाए, आपको सोचना ना पड़े कि आपको आगे क्या लिखना है। जी, आगे है, दो अफराद के दरमियान होने वाली बाहमी गुफ्तगू में
मुकालमात की मसावी तकसीम का ख़याल रखें, यानी अगर एक किरदार अपनी एक बात 3 जुमलों में मुकम्मल करता है तो जवाब में कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखा जा सकता है। लेकिन 2 जुमलों पर मुश्तमिल जवाब में 10-15 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा कोई तकरीर या ख़िताब तो कहला सकता है, मुकालमा नहीं कहला सकता। यानी अगर एक फ़रीक जो है, एक फ़र्द अगर वो 2 बातें कर रहा है, या फ़र्ज़ करें कि उसने 2 मुकालमे कहे हैं, तो अब जो अगला शख्स है वो कम से कम 2 मुकालमे लाजमी कहे, यानी 2 बातें वो लाजमी करे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बातें कर ले। ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 से कम नहीं होनी चाहिए जी। उसके बाद रोज़मर्रा बोलचाल और लबो लहजा एक अच्छे मुकालमे की पहचान है। उलझाओ और तकल्लुफ़ से भरी गुफ्तगू मुकालमे को बेमज़ा कर देती है। यानी जिस तरह से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपस में बातचीत करते हैं ना, दोस्तों से, अम्मा अब्बा से, बहन भाइयों से, या किसी अनजान से, ठीक है, हर किसी से गुफ्तगू के आदाब होते हैं ना। दोस्तों से जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं, या वालिदैन से, बहन भाइयों से, तो सबसे अलग अलग बात कर रहे होते हैं, सबसे अलग अलग उसूलों के मुताबिक बात कर रहे होते हैं। ख़याल रखना चाहिए कि गुफ्तगू शराफ़त व तहज़ीब के दायरे से बाहर कदम ना रखे। ये यहाँ पे कहने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जब दोस्तों से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो दोस्तों से हम बड़े बेतकल्लुफ़ होते हैं, तो उस बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू में भी ये ख़याल रखें कि आप मुकालमा तहरीर कर रहे हैं, तो आप जो है वो तहज़ीब के दायरे से बाहर ना जाएं। बेशक दोस्तों से बड़ी बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू होती है। उसके बाद मुखातिब के मर्तबे और दर्जे का ख़याल रखा जाए। ज़रूरत के मुताबिक इशारात के इस्तेमाल के साथ आवाज़ की नरमी, सख्ती और उतार चढ़ाव भी मद्देनज़र रहना चाहिए जी। उसके बाद ज़बान का आम बोलचाल के मुताबिक होना ज़रूरी है। ज़बान जिस कदर आम बोलचाल के मुताबिक होगी उतनी ही मौसर होगी। यानी जिस तरह से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बातचीत करते हैं, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, बिल्कुल उसी तरह से अच्छे आगाज़ की तरह मुकालमे का एक हतमी और मुकम्मल इख्तिताम भी करें और मनफी और मस्बत दोनों पहलुओं पर रोशनी डालते हुए अपना मुकालमा मस्बत और मनफी पहलू पर लाकर ख़त्म करें। यानी जो मुकालमा है आपका वो सिर्फ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। जो आपको एक मौजू दिया जाता है तो उसका कोई हल आपने निकालना है लाजमी। यानी या तो आप किसी की बात से मुत्तफ़िक हो जाएं या फिर आप दूसरे को अपनी बात से मुत्तफ़िक कर लें। यानी किसी न किसी नतीजे पर लाकर ज़रूर उसे ख़त्म करें, नतीजे के बग़ैर मुकालमा ख़त्म मत करें। इस इम्तिहानी मुकालमे के लिए ना तो मंजरनामा लिखने की ज़रूरत है और ना ही हरकत व सकनात और कैफियत व तासुरात को वावैन या कौसैन में बयान करने की ज़रूरत है। यानी पहले जो आप मुकालमा लिखा करते थे 7 में देख लें या 6 में या पहली क्लासेस में जिस तरह से मुकालमे का आगाज़ किया जाता था, तो उसमें क्या होता था कि पहले मंजरनामा लिखा जाता था या फिर उसको पस मंज़र भी कहा जाता था। पस मंज़र लिखा जाता था कि 2 जो अशख़ास हैं जिनके दरमियान मुकालमा हो रहा है वो कहाँ पर मौजूद हैं। तो इसमें आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही शुरू करना है और उसके बाद फिर जो मज़ीद गुफ्तगू होगी मौजू के मुताबिक वो आपने शुरू कर देना जी। मुकालमे के उसूल व ज़वाबित आपने पढ़े। उसके बाद हम आज के मौजू की तरफ चलते हैं कि जिस मौजू पर हमें मुकालमा लिखना है। मोबाइल फ़ोन की अहमियत पर, यह लफ्ज़ अहमियत है, इसको अहमियत नहीं पढ़ा जाता। 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा तहरीर करें। तख्लीकी लिखाई के हवाले से जितने भी हमारे पास मौज़ूआत होते हैं उनमें हमें अल्फाज की हद की ज़रूरत होती है। जिस तरह से मज़ामीन हैं, मज़ामीन लिखते हैं हम लोग तो उसमें अल्फाज की हद मौजूद होती है, हमारे पास ख़ुतूत में मौजूद होती है, रिपोर्ट में। उसी तरह से मुकालमे के अंदर भी हमें अल्फाज की हद दी जाती है जो कि है 200 अल्फाज।
अब आप देखें, सबसे पहले जब भी हम तख्लीकी लिखाई करते हैं तो हम अपने जहन में एक खाका बनाते हैं कि जो हमारे पास मौजू मौजूद है उससे मुतलिक हम क्या लिख सकते हैं। तो जब भी हम मुकालमे की तरफ आएँ, मुकालमा लिखने की तरफ आएँ, तो आप देखें कि आप अपने जहन में एक खाका बना लें और उसके मुताबिक आप देखें कि आपने कहाँ पे कौन सा मुकालमा रखना है। तो अगर हम एक ज़हनी खाका बना लेते हैं तो हमें थोड़ी सी मदद मिल जाती है कि कहाँ कहाँ पे किस किरदार को रखना है और किस किरदार को हमें कौन सा मुकालमा देना है। तो अगर हम मुकालमात की तादाद पर जाएं, जो कि हमारे लिए छोटी सी आसानी हो जाती है कि कितने मुकालमे होंगे तो हमारा जो 200 अल्फाज का जो हदफ है वो हमें हासिल हो सकता है। तो उसमें आप यूँ कर लें कि हर शख्स के, अगर हमारे पास 2 दोस्त मौजूद हैं तो इनमें दोनों दोस्तों के 10-10 मुकालमात अगर हम कर लें तो हमारे पास जो 200 अल्फाज का एक हदफ है वो पूरा हो सकता है। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। हमारा मौजू क्या है कि मोबाइल फ़ोन की अहमियत पर हम लोगों को मुकालमा तहरीर करना है। किन के दरमियान? 2 दोस्तों के दरमियान, यानी 2 दोस्त हैं और हमारा मौजू क्या है? मोबाइल फ़ोन की अहमियत। अब इसमें देखिए हमें एक मसला दे दिया गया है कि मोबाइल फ़ोन की अहमियत बतानी है। अब हमारे पास 2 अफराद मौजूद हैं कि जिनका हमें आपस में मुकालमा करवाना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक वो दोस्त है जो समझता है कि मोबाइल फ़ोन की कोई अहमियत नहीं है या मोबाइल फ़ोन इतना ज़रूरी नहीं होता, और एक दोस्त जो है वो खूब जानता है कि मोबाइल फ़ोन की क्या अहमियत है, उसके क्या मस्बत पहलू हैं। तो वो पहला दोस्त जो है वो दूसरे को इस बात पर मुत्तफ़िक कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम अपने उसूल व ज़वाबित को देखें तो आखिर में आके हमें ये बताया गया कि हमने जब मुकालमा अपना ख़त्म करना है तो मुकालमा किसी ना किसी नतीजे पर लाजमी पहुँचना चाहिए। तो अब होगा यहाँ पे क्या कि हम एक जो दोस्त है वो दूसरे दोस्त को लाजमी इस बात पर मुत्तफ़िक कर लेगा कि मोबाइल फ़ोन अहमियत का हामिल है, उसके फ़वाइद हैं। तो उस पर हम अभी बात करते हैं। तो अगर हम इसको पॉइंट्स में तकसीम कर लें कुछ यूँ करके, नंबर 1, मोबाइल फ़ोन की अहमियत हमें उसी से पता चलती है जब हम उसके फ़ायदे गिनना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे क्या होते हैं। एक तो ये होता है, सबसे पहला फ़ायदा जो होता है कि मोबाइल फ़ोन हमें हर जगह मुयस्सर होता है, और जो लैंडलाइन है या यूँ कह लें कि जो आम फ़ोन होता है वो हमें हर जगह मुयस्सर नहीं होता है। तो इस हवाले से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पहला पॉइंट लिख लेते हैं। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, बाकी जो बाकायदा मुकालमा है वो आपको ख़ुद लिखना है। मोबाइल फ़ोन हर जगह मुयस्सर होता है, जबकि लैंडलाइन ये सहूलत नहीं देता। ठीक है जी, यानी हम कहीं पर भी अपने फ़ोन को लेकर जा सकते हैं, ये भी जिक्र किया जा सकता है अपने मोबाइल फ़ोन को, जबकि लैंडलाइन जो है आपको पता है कि एक तार के ज़रिए से कनेक्ट होता है, उसको हम सिर्फ घर पे रख सकते हैं या जहाँ पे भी वो लगाया जाता है सिर्फ वहीं पर उसका इस्तेमाल होता है, हम उसको साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा नंबर 2, मोबाइल फ़ोन हंगामी हालात में काम आता है। यानी खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो गई है, हमें कहीं इत्ला करनी है घर पर या दफ्तर में या स्कूल में कहीं पर भी, तो जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, मौजूद होता है, तो हम हंगामी सूरत में भी किसी को भी उसके बारे में, उस मसले के बारे में इत्ला फराहम कर सकते हैं कि आप स्कूल नहीं आ सकते हैं, या फिर आप घर से बाहर वहाँ पर मौजूद हैं कि जहाँ पे लैंडलाइन फ़ोन मौजूद नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन मौजूद होता है, तो आप उससे किसी दूसरे शख्स को, अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को इत्ला कर सकते हैं जी। उसके अलावा तीसरे नंबर पर चलते हैं कि तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा पॉइंट मौजूद है। नंबर 3,
मोबाइल फ़ोन आम फ़ोन की निस्बत सस्ता होता है। ये बात भी आपके इल्म में है कि एक जो मोबाइल फ़ोन है उसमें हम कम पैसे भी लोड करवा सकते हैं और जिसको चाहें हम उससे फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन जो एक आम फ़ोन है यानी जो लैंडलाइन है उसका बाकायदा एक बिलिंग सिस्टम होता है। आपके इल्म में होगा कि वो हम लोग 100 या 200 या इस तरह से हम उसके बीच में बैलेंस नहीं रख सकते, कम पैसों में भी हमारा गुजारा हो जाता है। तो इसलिए है आम फ़ोन की निस्बत इस लिहाज से सस्ता है कि हम कम पैसों में भी गुजारा कर सकते हैं, या जब पैसे नहीं हैं तो उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। लेकिन लैंडलाइन का एक ये चक्कर होता है कि आप कॉल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो एक फ़िक्स बिल होता है वो आपके पास लाजमी आता है। तो ये भी एक मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे में जा रही है बात कि मोबाइल फ़ोन जो है वो सस्ता होता है। नंबर 4 पर आम फ़ोन की निस्बत ज़्यादा सहूलियात फराहम करता है। ठीक है जी, मतलब हमारे पास जो लैंडलाइन मौजूद है, ऊपर भी हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी कि हमें कौन कौन से फ़वाइद हासिल हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन से, फिर उन्हीं चीज़ों का नीचे ज़िक्र हुआ। यानी है हरफ़ आखिर क्या है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो आम फ़ोन की निस्बत ज़्यादा सहूलत मुयस्सर करता है हमें, और सहूलियात का भी हमने यहाँ पे ज़िक्र पढ़ा। अब मैंने यहाँ पर जो चीदा नकात हैं उनका ज़िक्र कर दिया है, यानी इनकी मदद से आप अपना मुकालमा मुकम्मल कर सकते हैं। पहले भी मैंने इस बात का ज़िक्र किया कि ज़रूरी नहीं होता कि आप मुकालमे का जो आगाज़ है वो सलाम से कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि आप अपने मुकालमे के जो किरदार हैं, यानी हमारे पास 2 दोस्त हैं, तो अब 2 दोस्तों की आप कहाँ मुलाकात करवाना चाह रहे हैं, कौन सी जगह है? क्या एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त के घर पर आया है, या 2 दोस्त किसी जगह पर बाहर मिले हैं, या 2 दोस्त पहले से क्लास में बैठे मोबाइल फ़ोन की अहमियत पर बात कर रहे हैं, एक उसको ये बता रहा है या मोबाइल फ़ोन किसी काम की चीज़ है और दूसरा जो है मनफ़ी जो है उसके बारे में मकाल में कह रहा है। तो ये अब आपकी अपनी तख्लीक है, आपने अपने जहन से इस चीज़ को देखना है, सोचना है कि आप 2 किरदारों को कहाँ रख कर देख रहे हैं, कहाँ रख कर मुकालमा लिखना चाह रहे हैं। तो फिर उसी के मुताबिक मुकालमे का आगाज़ भी होगा कि जहाँ जहाँ पे किरदार मौजूद हैं वहाँ पे सलाम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये क्या है। लेकिन बात यह है कि उन दोनों में से जो 2 दोस्त बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दोस्त दूसरे को लाजमी इस बात पर मुत्तफ़िक कर ले कि मोबाइल फ़ोन की अहमियत है, या दूसरा दोस्त जो है अगर वो समझता है कि मोबाइल फ़ोन की कोई अहमियत नहीं है, ये एक फ़जूल खर्ची है, तो वो दूसरे दोस्त को मुत्तफ़िक कर सकता है। जी, ये तो था हमारा आज का सबक मुकालमा नवीसी से मुतल्लिक। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। आपके पास वर्कशीट्स मौजूद होंगी, उन वर्कशीट्स को हल करके मुझे भिजवा दीजिए और कोशिश किया करें कि सारे बच्चे वर्कशीट हल करके मुझे भिजवाएं। इस सबक के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।